नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में एक बार फिर से। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस जीके का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। लगभग आप 50 प्लस से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, पुलिस, डिफेंस, यूपीएससी, पीसीएस सभी के लिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं तो आपके लगभग 1 या 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं और आराम से आप गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है या सार्वत्रिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया? ग्रेविटी से रिलेटेड जो सार्वत्रिक नियम है वो था इसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। जो सेव वाला किस्सा याद है ना आपको, सेव गिरा था जिसके सिर पे, वो वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ये लगा लीजिए, ठीक है। यह दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यह कौन सा नियम है? तो ये क्या नियम क्या कह रहा है? मान लीजिए ये 2 पिंड हैं, ठीक है, और ये जो 2 पिंड हैं इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है बराबर नहीं है, समानुपाती है, ठीक है। तो F समानुपाती हो जाएगा किसके? mm दोनों के द्रव्यमान के, ठीक है। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये जो नियम है ये कौन सा नियम है? ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो मैंने अभी पढ़ाया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो कहता है F अनुक्रमानुपाती है किसके? दोनों पिंड के द्रव्यमान के, ठीक है। और क्या कहता है? और कहता है जो बल लगता है दोनों के बीच में, दोनों पिंड के बीच में, वो व्युत्क्रमानुपाती किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये यदि इसे बराबर में तब्दील करते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है G, ठीक है, mm/d²। ये हो गया सार्वत्रिक नियम, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे हैं इसमें, पहला ये बिल्कुल सही है, दूसरा 1/d² ये भी सही है, ये अनुक्रमानुपाती है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ बराबर होगा तो G बीच में आ जाएगा, यानी कि F = क्या हो जाएगा? ये वाला जो सूत्र है, ठीक है, G/mm/d²। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, गणित की नई शाखा यानी कलन, कैलकुलस की खोज किसने की थी? कलन यानी कैलकुलस की खोज की थी, ये भी थे कौन? न्यूटन। प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। यह किसका नियम है? इसने कहा था एक दीर्घवृत्त होती है प्रत्येक ग्रह की कक्षा, और जो इसका फोकस होता है वो होता है कौन? सूर्य। और ये मान लीजिए क्या है? ग्रह घूम रहा है, ठीक है। तो ये किसका नियम था? तो ये कहा था केपलर ने। किसने? केपलर। केपलर का नियम। निम्नलिखित में से केपलर का नियम कौन सा है? अब अभी तो पढ़ा था हमने, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी केपलर का नियम है। थर्ड है, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो r है इसका घन ये t² के बराबर नहीं, क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, ठीक है। यानी कि r3/t² अनुक्रमानुपाती है किसी कांस्टेंट के, और इसी नियम से न्यूटन ने अपना नियम निकाला था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे
केपलर के ये तीनों ही नियम है। ये तीनों नियम के बाद में न्यूटन का नियम आया था और कहीं ना कहीं इनका भी योगदान न्यूटन का जो नियम है उसको निकालने में है। न्यूटन ने इन्हीं से कुछ चीजें ली थी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का पालन करने वाली घटना कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम है, सार्वभौमिक नियम है न्यूटन का नियम, उसका पालन कौन कौन सी घटना करती है? तो देखिए, ये कहता है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह की जो गति होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बिल्कुल दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये सही है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, वो तो पता है ही, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल जो हमें बांधे रखता है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों ही जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का पालन करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब देखिए, निम्नलिखित में से सही है, इनमें से सही क्या है? F इक्वल टू ma, ये बिल्कुल सही है। F बराबर क्या है? क्या होता है? बल बराबर होता है मास इंटू त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बल की परिभाषा होती है। बल मतलब बल क्या है? बल वो है जो किसी, मान लीजिए कोई एक गति से चल रहा है और उसमें बल लगाने पर वो क्या करे? उसको त्वरित कर दे, ठीक है, क्या कर दे? त्वरित कर दे, वो होता है फोर्स। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये F इक्वल टू mc, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो F बल का सूत्र क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ma। ये आपको याद रखना है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से गुरुत्वीय बल, क्या बोला है? गुरुत्वीय बल के संदर्भ में सही समीकरण क्या है? ठीक है, अब गुरुत्वीय बल के संदर्भ में कई लोग इसको कर देते हैं, ये सबसे पहले दिया होता है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज ये करना है, ये ए है ना, ए ये एक त्वरण है, ठीक है ना, और गुरुत्वीय बल जहाँ आ जाएगा वहां एक ही जगह क्या आ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या आ जाएगा? जी, यानी कि यहाँ F बराबर क्या हो जाएगा? mg। ये गुरुत्वीय बल की समीकरण हो जाएगी, F इक्वल टू mg। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, F इक्वल टू mg। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होता है? पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बताइए। ये होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखनी है, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, इवन IAS प्री तक में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो मान होता है एक्यूरेट, वो होता है 9.8, ठीक है। और जब त्वरण आ जाए वहां त्वरण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, या कह सकते हो मीटर सेकंड के ऊपर ले आओ, यदि एस को साथ में लिखना चाहते हो सेकंड को तो -2 लगा दो, ठीक है। तो ms-2 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। निम्नलिखित में से वह है जिसका मान पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर अलग अलग होगा? वो क्या है भाई? जिसका मान पृथ्वी पर अलग होगा और चंद्रमा पर अलग होगा। तो कह रखा है वस्तु का भार, फिर वस्तु का द्रव्यमान, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लोग जनरली क्या करते हैं? उपरोक्त दोनों करते हैं और ये गलत है, ठीक है। यहाँ समझने की बात यह है कि भार जो है ना W और जो द्रव्यमान है मास, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। क्या है? दोनों अलग अलग चीज हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये तो कभी चेंज नहीं होता, जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी जगह, किसी भी ग्रह पर चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ, तो मास जो है ना आपका वही रहेगा, लेकिन भार है ना, भार ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार चेंज हो जाएगा, क्योंकि भार W जो भार है ना वो डिपेंड करता है वहां के गुरुत्व पर, W इक्वल टू mg, ठीक है, जी पर निर्भर करता है। तो वहां का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, और गुरुत्व हर ग्रह का या हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या चेंज होगा? W।
तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उपरोक्त दोनों करके आ जाते हैं और वहीं मात खा जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, वस्तु का जो भार है या मनुष्य का भार है, किसी भी चीज का भार है, वो अलग अलग ग्रह पे अलग अलग हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, एक रहेगा। आंसर ऑप्शन ए। किसी वस्तु का भार वह बल है, भार क्या है, आपको ये ध्यान रखना, भार क्या है, बल है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि ये क्या है, ये जो भार है वो क्या है, बल है, और बल इक्वल टू क्या होता है, mg, जब गुरुत्व बल लिया जाए तो। और ये जो गुरुत्व होता है ना, इसी के कारण भार होता है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, तो किसी वस्तु का भार वह बल है, कौन सा बल है, जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। क्या है, जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से वस्तु के भार का सही समीकरण है। तो वस्तु का भार क्या है, वो बल है जो पृथ्वी के द्वारा हम पर लगाया जाता है, यानी कि F इक्वल टू mg, गुरुत्वीय बल F इक्वल टू mg होता है। ठीक है, और यही क्या होता है, हमारा भार या किसी वस्तु का भार होता है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mg। ये W मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये है वेट यानी कि भार। चलिए, तो W इक्वल टू mg समीकरण हो जाएगा वस्तु के भार का। तो आंसर हो जाएगा आपका W इक्वल टू mg। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अच्छी तरह रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। किसी वस्तु का भार होता है, फिर अब किसी वस्तु का भार क्या होता है भाई, अदिश राशि है, सदिश राशि है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। अब जिनके माइंड में द्रव्यमान है भार की जगह, यदि वो भार W को M सोच रहे हैं कि भाई भार क्या है, भार तो हम किलोग्राम में, भाई मेरा भार ये है ना, वो जनरल भाषा में बोलते हैं हम, लेकिन भार और द्रव्यमान दोनों, ये दोनों डिफरेंट चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिनके दिमाग में द्रव्यमान है वो तो क्या करके आएंगे, अदिश राशि। ठीक है, लेकिन ये अदिश राशि नहीं होता, भार जो होता है ना वो सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि, ये वेक्टर राशि। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेक्टर है, सदिश राशि। क्यों होता है, देखिए ये जैसे पृथ्वी है ना, इसके ऊपर मान लीजिए किसी टेबल है और टेबल पे एक बुक रखी हुई है ना, और ये इसका भार कुछ भी है। ये क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो लग रहा है इसके ऊपर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, तो दिशा है इसके साथ में, और परिमाण है कि कितने केजी द्रव्यमान की है ये, है ना। ठीक है, तो दोनों चीज है यहाँ पे, इसका परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, दिशा और परिमाण ये दोनों इसके साथ में है, तो क्या हो जाएगी, ये सदिश राशि हो जाएगी किसी वस्तु का भार। और कई एग्जाम में पूछा जाता है भार का एसआई मात्रक क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक। तो भार का ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा केजी देखा और सही कर देते हैं, है ना, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। फिर से भार है भैया, द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान होता है वो केजी में आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है आपको। भार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था वह बल है ना, जो पृथ्वी हम पे लगाती है, बल मतलब भार बराबर पृथ्वी हम पे लगाती है mg के बराबर, है ना। तो ये जो भार है इसकी भी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या हो जाएगी, बल की जो है ना वही हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में आता है, ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, केजी करके आते हैं, लेकिन भार का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और भार क्या होती है, वेक्टर होती है, सदिश होता है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। क्यों लगाता है भाई, तो चंद्रमा कम आकर्षण बल इसलिए लगाता है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है। क्या है,
कम है, जिसका भार जितना कम होगा, ठीक है, वो उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा आपको। एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल कहलाता है। एक विशेष दिशा में, एक डायरेक्शन में एक जो नेट बल लगता है ना, वो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है थ्रस्ट। एकदम जो थ्रस्ट लगता है, ठीक है, प्रणोद, जिसको क्या कहते हैं? प्रणोद। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक, ये कोई एक इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है ना, ये क्या कहा जाता है? प्रति इकाई, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगता है वो कहा जाता दाब। क्या कहा जाएगा? प्रेशर। उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या होता है? जैसे आपका ये वाटर भरा हुआ है ना, इस वाटर पर कोई भी चीज डालेंगे आप, कोई वस्तु डाल देंगे तो ये क्या करेगी? एक बल महसूस करेगी, है ना। ये बल क्या कहा जाता है? यही उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो उत्प्लावन बल का जो परिमाण है वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है तरल के घनत्व पर। उस तरल का घनत्व कितना है? तरल का घनत्व जितना ज्यादा होगा, उत्प्लावन बल भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा लगेगा। तो आंसर हो जाएगा तरल के घनत्व पर। कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ऐसा किस कारण होता है? बताइए। कॉर्क क्या होता है? तैरता है, और कील क्या होती है? डूब जाती है। जो कॉर्क का घनत्व है वो क्या होता है? कम होता है, और कील का घनत्व ज्यादा होता है। तो ये क्या होती है? पानी में जब भी डालेंगे आप, किसी तरल में डालेंगे तो क्या होता है? जिसका घनत्व कम है, कॉर्क का पानी से कम घनत्व होता है, तो ये क्या करती है? ये तैरती है, फ्लोट करती है, ठीक है। और कील क्या करती है? कील का घनत्व क्या है? ज्यादा है, तो वो कील क्या करती है? नीचे तली में बैठ जाएगी, डूब जाती है। तो अंतर किसका हुआ? घनत्व का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे घनत्व में अंतर के कारण। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? एकांक आयतन के द्रव्यमान को, इसको कहते हैं घनत्व। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत है। तो ये वाला जो सिद्धांत है ये किसका है? उसने क्या कहा? मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है ना, और इसमें मान लीजिए हम बैठ जाते हैं। तो हम बैठते हैं तो क्या करते हैं? ये बड़ी सी बाल्टी में यदि हम बैठते हैं तो पानी क्या होता है? बाहर आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम भी तो इसमें जो जगह घेरते हैं ना, उसके कारण, है ना, हम पानी से थोड़ा सा बल महसूस करते हैं ऊपर की ओर, ठीक। तो ये जो सिद्धांत था ये था आर्किमिडीज का उत्प्लावन का सिद्धांत, और ये बड़ा ही रोचक है। ये कैसे पाया आर्किमिडीज ने? आर्किमिडीज ने क्या किया? ये नहा रहे थे साहब, जैसे ही ये बाल्टी में बैठे, बड़े से टब में बैठे, ठीक है, और उस टब में जैसे ही बैठे तो पानी बाहर आ गया, और बाहर आते ही ये देख के इनके दिमाग में ये चीज आई और बड़ी खुशी हुई। तो ये बाहर सड़क पर दौड़ गए, सड़क पर दौड़ गए, और इन्होंने कहा यूरेका 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 यूरेका। तो उनकी जो भाषा में यूरेका का मतलब होता है पा लिया। क्या होता था? पा लिया, ठीक है, पा लिया, मैंने पा लिया। इसका मतलब इनको ये आइडिया आ गया यहां से कि उत्प्लावन का जो सिद्धांत है, यानी कि उत्प्लावन क्या है, यहाँ ये मिल गया इनको। तो बड़े खुश हुए ये, और खुशी के मारे सड़क पे दौड़ पड़े, यूरेका यूरेका बोलते हुए, पा लिया पा लिया। तो ये है आर्किमिडीज का उत्प्लावन सिद्धांत। इसके बाद में इन्होंने उत्प्लावन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग हैं। देखिए, जलयान तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में कैसे तैरते हैं? उत्प्लावन के कारण तैरते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापने के लिए, तो यहाँ पे भी जो घनत्व है इससे रिलेटेड है उत्प्लावन जो भी है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
फिर आता है दुग्ध मापी से दूध की शुद्धता जांच करने के लिए। यहाँ पे भी जो क्रीम निकलती है उत्प्लावन बल के कारण ऊपर आ जाती है ना, जैसे दूध के ऊपर क्रीम मक्खन, है ना। दूसरा जो घनत्व है, जो घनत्व मापी है, दुग्ध मापी क्या है, वो भी तो घनत्व ही मापता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर्किमिडीज सिद्धांत का अनुप्रयोग होता है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग है। ज्यादातर लोग इसको करके आते हैं ऑप्शन ए को, लेकिन ध्यान रखना आपको यहाँ पे तीनों के तीनों ही सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। घनत्व का मात्रक है। घनत्व का मात्रक क्या है, तो घनत्व क्या था, एकांक आयतन का द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपको किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा रहता है कई जगह केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आपको याद रखना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर। मीटर क्यूब का मतलब घन मीटर ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन ए देखिए, किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। W=mg हमने पढ़ा था, द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, m/g, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का भार जो W है, W अलग अलग हो सकता है, पृथ्वी पर अलग, चंद्रमा पर अलग, और पृथ्वी के भी अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग भार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान आ गया, अब भार नहीं है, भार अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ना m, ये चेंज नहीं होता, ये कहीं भी चेंज नहीं होता, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अंतरिक्ष हो, ठीक है। ये चेंज नहीं होता, और ये कहता है भिन्न भिन्न होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर, तो ये वाला गलत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, सभी वस्तुएं किसी तरल में होने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। तो बिल्कुल सही है, कोई भी वस्तु हो उसको तरल में छोड़ दो तो वो उत्प्लावन बल महसूस करेगी। तो ये तीन तो सही है, और असत्य कौन सा है, ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। फिर से असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। बिल्कुल सही है, पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ाने पर कम होता जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे गुरुत्व बल कम होता जाएगा। गुरुत्व बल पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित होता है। तो अपरिवर्तित होता है, यही गलत हो गया। ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, पृथ्वी के भी ध्रुव पे अलग होगा, विषुवत रेखा पर अलग होगा जो गुरुत्व बल है वो। तो ये जो है ऑप्शन, ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट क्या है, गुरुत्व बल का मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। तो ये बिल्कुल सही है, ध्रुव पे ज्यादा रहता है और विषुवत वृत्त पे क्या होता है, कम रहेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। अब जिनको ये द्रव्यमान और भार में अंतर पता नहीं है ना, वो क्या करके आते हैं आंसर 10 kg, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत है, ठीक है। द्रव्यमान दिया हुआ है m=10 kg, ठीक है। भार पूछा है यानी कि W पूछा है, और W होता है mg, ठीक है। m दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, 10 kg, ओके, 10 किलोग्राम, ये g अलग है, kg वाला है, ठीक है। 10 kg इंटू g, ये g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो आंसर आ जाएगा 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 9.8, ठीक है। और ये केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये आपका कितना हो गया, 98, है ना। और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया न्यूटन। भार मैंने बताया था आपको न्यूटन में मापा जाता है, ठीक है। तो 98 न्यूटन आंसर आ जाएगा।
और इसको ज्यादातर बच्चे, मैं ये कहूंगा आपको 70% बच्चे गलत करके आते हैं, और इसमें 10 केजी करके आते हैं या 98 केजी करके आते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 N आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आता है? तो जिसको पता ही नहीं है कि भार क्या है, तो 10 N देखते ही वो भार को केजी में सुनते हैं जनरली। ठीक है, 10 N देखते ही सोचते हैं अरे क्वेश्चन ही गलत है, ये तो इसमें कुछ भी भर चलो, इसके आपको बोनस अंक मिल जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, यहाँ बिल्कुल ये सही है। भार 10 N आता है यदि पृथ्वी पे, तो आपको निकालना पड़ेगा चंद्रमा की सतह पे कितना आता है। तो पृथ्वी पर जो भार होता है आपका, मान लीजिए W है, तो चंद्रमा की सतह पर, चंद्र की सतह पर होगा W/6। 6 गुना भार कम है चंद्रमा का, तो इसलिए हमारा वहां पे जो भार होगा वो हमें 6 गुना कम लगेगा, यानी कि भार में 6 का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ जो चंद्रमा पे जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, 10/6 N। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67 N। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1.67 N। नेक्स्ट है, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व होता है पानी की तुलना में, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर हुआ चांदी का घनत्व। ठीक है, चांदी घनत्व लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपॉन पानी का घनत्व, पानी घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है कितना, 10.8। ओके, बराबर चांदी घनत्व, चांदी घनत्व पूछा है, ये वाला ऊपर वाला ये पूछा है, अपॉन पानी का घनत्व कितना है, 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये निकालना है आपको चांदी का घनत्व, यही पूछा है। बड़ा आंसर इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, चांदी, तो यहां फिर चांदी का घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रा में ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको निकालने के लिए आपस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10.8 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी, 10.8 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? ये गुरुत्वाकर्षण नियम आ गया वापस वही जो हमने पढ़ा था, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर कर लो या r स्क्वायर कर लो। ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस थी दोनों के बीच की, और ये हुए द्रव्यमान दोनों के, एक पिंड का d स्क्वायर है। आप चाहो तो कैपिटल M स्मॉल m लिख लीजिए, M1 M2 लिख लीजिए। ठीक है, तो एक पिंड और ये दूसरा पिंड, दो पिंड है ना। अब ये कह रहा है क्या होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। एक वस्तु का द्रव्यमान एक का कहा है, ठीक है, मान लीजिए इसको मैं m को 2m कर दूं, ये 2 गुना कर दूं। ठीक है, यही कहा है ना, तो क्या हो जाएगा, g इंटू m इंटू 2m, एक का मैंने m की जगह 2m कर दिया, दोगुना कर दिया। ठीक है, अपॉन d स्क्वायर, तो बाकी की चीजें तो सेम ही है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, जो f का मान जितना था है ना, ये सेम है, और ये बाकी यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, बिल्कुल ये यूनिट बिल्कुल सेम है ना। तो कितना हो गया, 2 गुना हो जाएगा, सीधा सा 2 गुना। ठीक, आंसर हो जाएगा 2 गुना। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे सकता था कि दोनों पिंड जो है उनका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों का जो द्रव्यमान होगा 2 गुना कर देंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 गुना हो जाता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि
वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। दूरी नीचे f अनुक्रमानुपाती 1/d² है ना। या आपको याद नहीं रहता तो इससे याद रख लीजिए g कैपिटल m/d²। ठीक है, ये 2 गुनी कर दी जाती है। यदि ये 2 गुनी कर दी जाती है, d की जगह 2d कर दूं मैं, नीचे यहाँ पे 2d कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये g m/2d का होल स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g m/4d²। तो नीचे 1/4 हो गया एक तरीके से। इनको सबको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक, तो यह आ जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक, कितना, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यदि 3 गुना दूरी कर दी जाए तो 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो 1/9 भाग रह जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस प्री में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता या बहुत कम गुरुत्व होता है। हम गुरुत्व बल के कारण ही सीधे खड़े होते हैं पृथ्वी पर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। पीसा की जो मीनार है वो क्यों नहीं गिर जाती है बताइए। तो ये आंसर हुआ इसका, इसकी जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा है वो तल के अंदर रहती है। किसके, तल के अंदर रहती है। जो पीसा की मीनार है वो झुकी हुई है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो इसके तल के अंदर है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो, इसलिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बनी रहती है, तो ये गिरती नहीं है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी आईएएस में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आईएएस प्री 1995 में आया हुआ है। तो ये कौन थे, ये थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे, ब्रह्मगुप्त। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में, याद रखें। कौन थे, ब्रह्मगुप्त। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, क्या होता, मैंने बताया था आपको। दूरी भाई नीचे अनुक्रमानुपाती ये था ना d² के, दूरी को क्या कर दो, 2 गुना कर दो, 2d कर दो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/4d² है ना। तो चौथाई हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। अब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, आंसर हो जाएगा अब जितना है उसका चौथा भाग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। जब कोई भी वस्तु ऊपर से यदि गिराई जाती है पृथ्वी पे, ठीक है, तो उसका जो भार होगा वो क्या होता जाता है, दूरी के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है, ध्यान रखना है। तो भार जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। रेलवे और एसएससी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, ये होगा लोहा। लोहे का टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। किसी वस्तु का भार क्या है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पृथ्वी द्वारा जो महसूस किया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही भार है ना। ठीक, तो ये कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, कम होता है। ये वाला सही, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो यह थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। आपने न्यूटन की गति का नियम पढ़ा है, प्रथम नियम v = u + at, इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो v जो वेग है वो निकालना है।
तो शुरू में तो एक ऊंची इमारत से गेंद को 9.8 के समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। तो इसका मतलब जो प्रारंभिक वेग था, शुरुआत थी, वहां क्या था, 0 था प्रारंभिक वेग, तो 0 प्लस, अब कह रहा है त्वरण 9.8 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू टी, समय दिया हुआ है 3 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो v इक्वल टू आ गया 9.8 इंटू 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 29.4 वेग है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 29.4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए जी। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, कितना है, 100 किलोग्राम है। गुरुत्वीय त्वरण Ge इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण Ge बराबर 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 100/6 कर देंगे साहब, है ना, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, अरे भाई भार नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, कहीं भी चले जाओ, भार परिवर्तित होता है, द्रव्यमान नहीं। तो ये बाकी जो सब रामायण है ना, ये फालतू है। द्रव्यमान है तो इसका मतलब वो अपरिवर्तित रहेगा, तो पृथ्वी पर भी ये 100 किलोग्राम होगा और चंद्रमा पर भी क्या होगा, 100 किलोग्राम होगा। मास ये अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 किलोग्राम। भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है, भारहीनता शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में होती है। कब होगा, जब गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, शून्य होगा, तो भारहीनता महसूस होगी। एक पृथ्वी उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, उस पर 2 बल लगते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और दूसरा अभिकेंद्रीय बल। सही बोल रहा हूँ, अभिकेंद्रीय बल सूर्य द्वारा नहीं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आंसर होगा दूसरा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। पहली बात तो उपग्रह कहा है, पृथ्वी का उपग्रह, ठीक है, और सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो ग्रह होते हैं, है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। तो ये भार जो है ना, ये जैसे जैसे जो लिफ्ट है वो त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो आपको अधिक भार महसूस होगा। क्या होगा, अधिक भार महसूस होगा। यदि लिफ्ट नीचे आ रही है त्वरित गति से आ रही है तो आपको भार कम महसूस होगा। क्या होगा, कम महसूस होगा, ये ध्यान रखना है। कैसे, त्वरित गति से। यदि एक समान वेग से नीचे आ रही है, समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें आपको भार जो है न कम महसूस होगा न ज्यादा महसूस होगा, जैसा है वैसा ही महसूस होगा, ठीक है। ये 2 स्थितियां आपको याद रखनी। पूछा जाता है कि त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो आपको क्या होगा, भार ज्यादा महसूस होता है, ठीक है, और नीचे आ रही हो त्वरित गति से तो भार क्या होगा, कम महसूस होगा। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, जो लोलक है उसकी जो काल अवधि है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इसकी लंबाई पर, ठीक है। किसके अनुक्रमानुपाती है ये, इसके वर्गमूल के एल के, किसके वर्गमूल के एल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो लंबाई पर, किस पर, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है इसकी कालावधि। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तीव्र गति से कब चल सकती है, ये शीतकालीन में चल सकती है, शीतकाल में। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है, जो लोलक है तो गर्मी के कारण इसकी लंबाई कुछ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जैसे लंबाई बढ़ेगी तो इसका जो ये दोलन का जो समय है ना, वो बढ़ जाता है। और शीतकालीन में क्या होती है, इसकी जो लंबाई थोड़ी संकुचित हो जाती है तो समय कम लगता है, तो उसकी स्पीड सर्दियों में थोड़ी बढ़ जाती है और गर्मियों में सुस्त हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे एक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह आपको अच्छी तरह याद रख लेना है,
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि कोई भी वस्तु इस वेग से या इस वेग से ज्यादा वेग से बाहर फेंकी जाए पृथ्वी से, तो वो वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी, ठीक है। और इससे कम वेग से जाएगी पृथ्वी से, तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? कितने से? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब ये 11.2 से कम हुआ, है ना। तो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी वस्तु। किस पर आ जाएगी? वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगी। इससे ज्यादा होता तो वापस पृथ्वी पर नहीं आती। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है, वहां पर घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो अपन बिना घर्षण के भी हम आसानी से नहीं चल पाएंगे। घर्षण होना बड़ा जरूरी है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? आरआरबी में पूछा गया है। जो साइकिल चलाने वाला है वो मोड़ लेते समय क्यों झुकेगा? तो वो इसलिए झुकता है ताकि जो गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। इसलिए झुकता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। किधर झुकता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। देखिए किधर झुकता है? अंदर की ओर झुकता है ना। किधर? अंदर की ओर, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, मास तो एज इट इज रहता है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बिल्कुल सही है, और भार बदल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये वाला सही है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये वैज्ञानिक कौन से थे जिनका जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीवी रमन। सीवी रमन। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो यहाँ होते हैं गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त। सभी एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अच्छे वीडियोज मिलते रहें।